जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शेयर पुनर्खरीद या बाय बैक एक कंपनी द्वारा बाजार से अपना स्टॉक खरीदने का निर्णय होता है। इस तरह के कदम से क्या हो सकता है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आप देखिए क्या हो सकता है। सही कोड का चयन करना। तो पहला कथन पढ़ लीजिए कि यह कंपनी के शेष शेयरों को की संख्या को कम करता है। दूसरा, यह शेयरों की कीमत में वृद्धि करता है। यह अक्सर तब किया जाता है जब कंपनी के शेयर अल्प मूल्य हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, बायबैक में क्या, जब उसके शेयर अपने आप कंपनी अपने शेयर जब जारी करती है तो उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसको खुद या जब वो खरीदते हैं तो बिल्कुल बायबैक में शेयरों की संख्या कम होगी। तो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार जब किसी चीज की आपूर्ति कम होगी तो मांग उसकी जैसे अगर कांस्टेंट भी रहती है तो कीमत में वृद्धि हो सकती है। तो पहला और दूसरा तो होगा ही। जब कीमत में वृद्धि हो गई तो क्यों जारी किया जाएगा? जब कीमत गिर जाती तभी जारी किया जाता, मतलब आपूर्ति ज्यादा होने से उसकी मैं मतलब कीमत कम होने से में जारी किया जाता। तो तीनों ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि भारत का औसत टैरिफ वित्त वर्ष 2021 में वित्त वर्ष 2015 के 13% से बढ़कर 14.3 हो गया। इस संदर्भ में देश के नीति निर्माताओं द्वारा अक्सर व्यापार नीति का उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या क्या मतलब किस तरह के उद्देश्य रखा जाता है उसका, ये पूछने का मतलब है। तो देखिए 2021 में इसका टैरिफ मतलब बढ़ा है। तो टैरिफ का मतलब यही नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ निर्यात पे लग रहा है। ये निर्यात आयात दोनों पे लग सकता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि आयात पे लगाना तो इसलिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना एक उद्देश्य होता है, तो बिल्कुल सही। और आयात पे निर्यात पे लगाने का फायदा क्या होता है कि महंगाई पर अंकुश लगता है कि कोई चीज अब अपने यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कम है और उसका भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। दोनों इसमें अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, पीएम किसान योजना के तहत किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? सही कोड का चयन करिए। ठीक है। ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, आय करदाता किसान। तो बिल्कुल सही। आयकर दाता का किसान का मतलब है कि किसान की आय बहुत है और उसको इतना ये सहायता डायरेक्ट बेनिफिट देने का कोई फायदा नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके मासिक रूप से 10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त हो, मतलब इतना अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा तो उसके पास उसकी सैलरी है, उसको अच्छे पद पे रहा होगा, तो दूसरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्थागत भूमि धारक मतलब उसके पास भूमि की संख्या मतलब भूमि काफी ज्यादा है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा क्या है, जिन लोगों ने संवैधानिक पद धारण किया था। संवैधानिक पद धारण किया था इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी जैसे मंत्री या कुछ भी मतलब जो अपर अधिकारी पेंशन या सेनावृत्ति में जो सेना में रहे तो वो सब इसके अंदर आते हैं और वो उनको इसमें शामिल नहीं, पीएम किसान योजना के तहत वो योग्य नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर चौथा भी सही, पहला दूसरा तीसरा चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला अब कौन सा सही है ये बताना। ठीक है। तो पहला कथन का, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र शांति अभियानों के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। दूसरा क्या, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अनिवार्य आधार पर शांति सेना में योगदान किया जाता है। तो आपको दूसरा तो बिल्कुल पता चल जाए कि किसी देश की सेना मतलब योगदान देना है, सेना का योगदान देना, ये तो किया नहीं जा सकता है। अशांति सेना में योगदान, तो ये सेना में योगदान देना ये थोड़ा, क्योंकि किसी के पास सेना है या नहीं है कम सेना, तो ये वाला ऑप्शन तो आप पता चल जाएंगे कि ये सही नहीं है। मगर पहला देखिए क्या है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य शांति अभियानों के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। तो अगर बाध्य नहीं होगा तो बहुत से ऐसी कंट्रियां हैं जो देंगी ही नहीं, कह देंगे हमारे पास रुपए ही नहीं है, तो फिर शांति अभियान चलेंगे भी नहीं। तो इसलिए इसको बाध्यकारी बनाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, सीरिया की सीमा से संलग्न देश क्या है? तो सही कूट का चयन करना। तो आपको पता सऊदी अरब तो इधर नीचे सऊदी पेनिनसुला में इधर तो सीरिया की बॉर्डर लगती नहीं है। तो सब पहला ऑप्शन हो हटा देंगे। तो पहला ऑप्शन हटाने के बाद आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो पढ़ लीजिए क्या है, इराक से भी बॉर्डर लगती है, जॉर्डन से भी लगती है, लेबनान से भी लगती है, टर्की से लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है ये बताना। तो पहला कथन क्या है, फतेहपुर सीकरी में मुगल बुलंद दरवाजा और खानकाह में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो आप ये जानते हैं जो फतेहपुर या
सिकरी आगे की तरफ है, इसमें रेड या लाल बलुआ पत्थर ज़्यादा मिलता है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा होना, इसका मतलब सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग की संभावना कम। पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा क्या, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल लखनऊ में 12 लंबारा और रूमी दरवाजे में किया गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे क्या सफेद संगमरमर तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या मुगल, तो देखिए क्या मुगल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका यूपीएससी में, ठीक है, 2018। ऑप्शन क्या में के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार, मतलब नाम से ही पता चला जागीरदार होना चाहिए। यहाँ पे जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है, मतभेद। पहला ऑप्शन क्या, जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के असाइनमेंट के धारक थे, जबकि जमींदार राजस्व संग्रह के अलावा किसी भी कर्तव्य को निभाने के दायित्व के बिना राजस्व अधिकारों के धारक थे। दूसरा, जागीरदारों को भूमि असाइनमेंट वंशानुगत थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। तो आपको ये दूसरा ऑप्शन में क्या है कि जो जमींदार हैं उनके अधिकार, मतलब जैसे कहते हैं ये जमींदार आदमी है, तो मतलब एक तरह से पता चलता है कि दूसरा दूसरा ऑप्शन तो गलत कर देंगे। दूसरा ऑप्शन जैसे ही गलत किए, पहला देख लीजिए कि जागीरदार न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले भूमि असाइनमेंट के धारक थे, जबकि जमींदार किसी भी कर्तव्य को निभाने के दायित्व के बिना राजस्व थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, संग्रह के अलावा पुलिस सेना मतलब भागीदारी, पुलिस या कानून व्यवस्था बनाने में भी इनकी भागीदारी थी ये जमींदारों की। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन से सम्राटों ने सचित्र पांडुलिपियों में एल्बम और व्यक्तिगत चित्र, तो आप ये जानते हैं चित्रकला को सबसे ज्यादा चित्रकला किसके काल में विकसित हुई थी, तो जहांगीर के समय में। तो जहांगीर इसका सही भी ऑप्शन है। इसमें ये पूछा जाता है व्यक्तिगत चित्र किसके समय काल में बनने लगे, और ये सचित्र पांडुलिपियों में एल्बम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ध्रुवीय भंवर के कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं, सही बताना है। ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के उच्च दाब और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। ध्रुवीय भंवर समता है और क्या उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान ध्रुवीय भंवर कम स्थिर हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण की ओर ठंडी आर्कटिक हवाएं भेजता है। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि जब ये इसका यहाँ पे ठंडी के समय और हाई प्रेशर बढ़ जाता है तो दक्षिण की तरफ इसको और भेज देता है, मतलब इसका एरिया और बढ़ जाता है, आर्कटिक वृत्त के पास आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा भी सही है। तो पहला गलत हो दिया हुआ, दूसरा क्या ध्रुवीय भंवर समताप मंडल में घूमता, तो दूसरा भी सही है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के आसपास उच्च दाब और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्रीय क्षेत्र होता है। तो ये ध्रुवीय भंवर जो है दक्षिण और उत्तरी ध्रुवों में के आसपास तो होता है, वहां पे उच्च दाब होता है। और ठंडी हवा का बिल्कुल सही है, ठंडी हवा का तो होता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही है। ध्रुवीय भंवर उत्तर, फिर से एक बार देख लीजिए, ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के आसपास उच्च दाब वाले ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। तो देखिए ध्रुवीय भंवर क्या है कि बिल्कुल जो पोल होता है वहां पे तो हाई प्रेशर बनता है, उससे जस्ट थोड़ा नीचे क्या होता है कि वहां पे आर्कटिक के पास लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे जो मिलती है जो हवाएं मिलती हैं उसी को ध्रुवीय भंवर के नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत से भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया, जो व्यभिचार को पुरुषों के लिए दंडनीय अपराध बनाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के साथ उक्त धारा पाई गई, मतलब कौन सी धारा इसमें है। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा 14 आर्टिकल और समता का अधिकार, तो समता के अधिकार के तहत क्या होना चाहिए कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला, बिना ये लिंग का भेदभाव किए
कानून समान रूप से लागू होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा होना चाहिए, तो पहला इस तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, पहला क्या, जीवन और व्यक्ति का गर्मियों में जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति का स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव करेंगे तो महिला की स्वतंत्रता बाधित होगी, तो पहला ऑप्शन भी सही है। और 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का इससे लेने देना कुछ है नहीं, तो आर्टिकल वो तीसरा गलत हो जाएगा। तो आप तीसरा जैसे ही गलत करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है बताना। तो क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा ब्रिटेन से उधार ली गई है। दूसरे का, क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा संदर्भित है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि हमारे यहाँ ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का नवाचार है 2002 के पास, जब अशोक हुर्रा और वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बताया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, किसी से उधार नहीं लिया, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, आर्टिकल 137 के तहत, जिसमें न्यायिक मतलब किसी भी याचिका का पुनर्विलोकन या अपील दायर की जा सकती, उसके तहत इसको उसके समर्थन प्राप्त है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पार्सल द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या, अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप और चट्टानों से निर्मित हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला तीसरा तो सही है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो इसमें दो में वह संयुक्त रूप से चीन, वियतनाम और ताइवान के कब्जे में है। तो इसमें ताइवान के अलावा यहाँ पे फिलीपींस भी आता, तो इसके भी कब्जे में, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है, पहला कथन क्या है, नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक का हालिया संदर्भ जो अनाधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप से संबंधित वह प्रदान करता। तो देखिए क्या है, इसमें कौन सा सही बताना था, पब्लिक को कभी भी अनाधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये बहुत एक्सट्रीम है कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो यही है, इस एक्सट्रीम ज़्यादा हो गया। और दूसरा क्या है कि इसका रेगुलेट करने की होता है, मतलब करने की कोशिश की गई है, और इस तरह नहीं, मतलब उसका मतलब कहने का तात्पर्य तो यही था मगर उसमें लिखा नहीं, तो ऐसा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, जनता को कंपनी के फर्मों और फर्मों को ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने की पुष्टि करनी चाहिए। तो बिल्कुल उसे, जनता अगर कोई भी ऑनलाइन माध्यम से या मोबाइल ऐप से ऋण लेती है तो उसको पुष्टि या उसको पहले अच्छी तरह से जांच लेनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, भारतीय बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना क्या है कौन सा सही है। ठीक है, अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण केसीसी खाते का लाभ उठाने वाले अन्य किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है। दूसरे का, योजना का संचालन संबंधित राज्य द्वारा किया जाता। तो आपको ये पता कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती, तो ये दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण या केसीसी खाते, ये पहले पहले ये था कि जो भी ऋण लेते हैं तो उसके लिए कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य था, मगर अभी इसमें संशोधन करके इसको वॉलेंट्री बना दिएगा। तो यहाँ पे मगर ये है कि केसीसी खाते का जो लाभ उठाते हैं या कुछ अधिसूचित फसलें, उनके लिए भी अभी भी अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, तो इसका ए सही है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के उद्देश्य हैं और सही कोड का चयन करना। तो पहला देख लीजिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। तो आप मतलब नॉर्मली एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग है तो इसके ऑब्जेक्टिव बहुत बड़े बड़े होंगे, और खासकर ग्रामोद्योग आयोग लगा हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिक्री योग्य लेख प्रदान करना, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा का, लोगों में आत्मनिर्भरता पैदा, क्योंकि अगर वो अपना कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो अपने तरह से अपना भी प्रयोग करेंगे और साथ में ग्रामीण समुदाय की भावना, मतलब रोजगार आसपास देंगे और आपस में प्रयोग करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन भी सही। चौथा क्या है, हर गाँव में, तो यहाँ पे क्या, हर गाँव में एक खादी उद्योग की स्थापना करना। तो आप ये देख सकते हैं कि गाँव तो बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि हर गाँव में प्रत्येक गाँव में उद्योग लगाएंगे, क्योंकि आसपास के 2-3 गाँव में मिला के उद्योग लगाया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ऑफिशियली ऐसे लिखा भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर